आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज के स्वागत में 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। मैंने इसके पहले आप लोगों की खिदमत में पेश किया था। क्या पेश किया था? गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन के बकिंघम पैलेस सेंट जेम्स पैलेस यानी राजनिवास, राजा के निवास में आयोजित किया गया था। स्वयं महाराज जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था और प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें से गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किए गए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम इंग्लैंड की संसद में पेश किया गया। दैट्स क्लियर। 1935 का भारत सरकार अधिनियम उस समय भारत सचिव हो चुके सैमुअल होर ने इंग्लैंड की संसद में पेश किया था। सैमुअल होर इंग्लैंड में उस समय भारत सचिव थे। सैमुअल होर का कहना था कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत को दी गई आज़ादी नहीं है, लेकिन भारत को दिया गया एक बेहतर अधिनियम अवश्य है, जो भारत और ब्रिटेन के संबंधों में एक नया आयाम कायम करेगा। इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ, सदन में काफ़ी गामागामी हुई और अंततः ये पारित हुआ। पारित होने के बाद फिर संयुक्त संसदीय कमेटी को दिया गया। संसदीय समिति जो थी उसके अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड लिनलिथगो, जो आगे चलकर भारत में गवर्नर जनरल बने। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने इसे काफ़ी बेहतर पाया। फिर ये लॉर्ड सभा में पारित हो जाने के बाद अंततः 1935 का भारत सरकार अधिनियम बन गई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस तरह से पारित किया गया? एक तरह से तीनों गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। लीना तत्कालीन भारत सचिव किसको बताया गया? सैमुअल होर। सैमुअल होर ने इसे सदन में पेश किया। पारित होने के बाद संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो ने इसे जांचा परखा और उपयुक्त पाया। ठीक। अतः संसद से पारित होने के बाद यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना। क्लियर?
1935 का भारत सरकार अधिनियम बन गया। प्रावधान, इसके प्रावधान क्या क्या थे मैंने इसके पहले बता दिया कि अध्यक्ष लॉर्ड लिंडगो बने, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। सैमुअल होर ने कहा कि ये भारत को दी गई आज़ादी नहीं है, बल्कि ये भारत को दिया गया एक अच्छा अधिनियम है, अ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया। आर्टिकल 1935 एक्ट फॉर इंडिया, ये जो दिया जा रहा है भारत को, यह भारत और इंग्लैंड के इतिहास में एक कड़ी साबित होगा, ऐसा उनका इंग्लैंड की संसद में कहना था। और लॉर्ड लिंडगो के जांच परख के बाद इसे उपयुक्त पाएगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम इंग्लैंड की संसद ने पारित कर दिया। उसके क्या क्या प्रावधान थे? जैसे पहला प्रावधान था, पहले प्रावधान में कहा गया कि जो अब तक 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था, प्रांतों में विधानसभाएं दे दी गई और एक गवर्नर जनरल का शासन, द्वैध शासन हो गया, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। इसे अब केंद्र में द्वैध शासन के रूप में बना दिया गया। अब तक प्रांतों में द्वैध शासन था, यानी लोग विधानसभा में विधायक बन सकेंगे, सरकार बना सकेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ये 1919 के अधिनियम से आया था, प्रांतों में द्वैध शासन। अब इसे केंद्र में द्वैध शासन के रूप में स्थापित कर दिया गया। इंडिया को कहा गया भारत एक संघ होगा, इंडिया वुड बी ए यूनियन, यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन, एनीवे ईटीसी अटर पटर जो भी, मतलब ये उनका कहना था कि मतलब जो भी होगा भारत एक संघ होगा। ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की बहुत बड़ी विशेषता है, जहां वो नॉट डोमिनियन स्टेट, ओनली यूनियन आर फेडरेशन, कन्फेडरेशन, एनीवे, कुछ भी। पहली बार 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कहा जाता है भारत एक संघ होगा, ये बड़ी बात है। इसी को कहा जाता है उसने केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। भारत की एक गवर्नमेंट होगी, भारत एक संघ होगा, राज्य उसकी इकाइयां होंगी। ये 1935 में कहा। तब तो लड़ाई होती थी, हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए, इतनी तो लड़ाई होती थी। हमें उसके पहले तो 1905 वगैरह के समय में हमें सरकार में केवल प्रतिनिधित्व चाहिए, इतने की लड़ाई होती थी। लेकिन 1935 में सरकार ने कहा भारत एक संघ होगा। पहला प्रावधान है इसमें। प्रावधान में नंबर 1, भारत एक संघ होगा, यही ना। प्रांतों में द्वैध शासन की जगह, द्वैध शासन की जगह केंद्र में द्वैध शासन होगा। प्रांतों में द्वैध शासन की जगह केंद्र में द्वैध शासन, बड़ी विचित्र सी बात है। आगे क्या कहते हैं? राज्य उसकी इकाइयां होंगी, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। क्या बात है, बड़ी बड़ी चीजों 1935 का अधिनियम देता जा रहा है। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कर रहा है। संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। व्हाट फैंटास्टिक, संघीय न्यायालय होगी। और भी कुछ कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग होगा। क्या बात है, डीएम बनिए। संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा। इतना ही नहीं, 5वां में कह रहा है संघीय बैंक यानी रिजर्व बैंक की स्थापना होगी। रिजर्व बैंक की स्थापना होगी, ये देखते जाइए इसके प्रावधान। थोड़ा इसको आप और कायदे से 2-4-10 सेकंड इसको इसी पर टिकाए रहिए, फिर उसके बाद हम इसके आगे इसको बिठा के लिखते हैं। संघीय बैंक की स्थापना होगी, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी, संघीय न्यायालय की स्थापना होगी,
प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन की बात है ना। भारत एक संघ होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें 1935 के अधिनियम में दी जा रही। ठीक है, मिटाए। बताओ, देखिए आगे जो भी इसमें प्रावधान है, इसमें यहाँ तक तो हो गया, संघीय न्यायालय, रिजर्व बैंक, संघ लोक सेवा आयोग, भारत खुद एक संघ होगा, ये सारी चीज़ें जो प्रावधान दिया गया ये तो है ही कि भारत एक संघ होगा, राज्य उसकी इकाइयाँ होंगी, उनके विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होगी, ये सारी चीज़ें तो दे दिया गया। कुछ इन सब चीज़ों के बाद भी कुछ बुरी चीज़ें भी दी गई। जैसे देखिए, जो बुरी चीज़ें दी गई उसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे बंगाल से बिहार, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया, इसीलिए तो बवाल हुआ था। अलग प्रांत बनाया गया, ये अलग प्रांत बना। बरार, पहले यहाँ बहमनी राज्य के लोगों का शासन था, बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया गया। मध्य प्रांत बोले आजकल का मध्य प्रदेश, जहाँ हमारे मामा हैं, में मिला दिया गया। ठीक, अदन को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। अदन वही है गुजरात में, नियंत्रण मुक्त किया गया। ये हो गया। और बुरा क्या हुआ बताएं? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा माने म्यांमार, क्या राजधानी है इसकी? पहले होती थी रंगून, अब है नेपिडा। अब बर्मा की राजधानी नेपिडा है, अभी म्यांमार देश हो गया है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 3 सूची बनी, केंद्र, राज्य, समवर्ती। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। सूची का इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा, सब में गुणा कर दिया बाहर। समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, 3 सूचियां बनाइए। ठीक, अनुसूची, अनुच्छेद, ये सारे कुछ बनाए गए, अनुभाग, ये सारी चीज़ें बनाई गई 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। इसीलिए कहा जाता है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम हमारे देश के संविधान लागू होने के तक एक तरह से प्रभावी रहा। ये भी कहा जाए, इसी से हमारा संविधान सबसे अधिक प्रभावी। इतनी चीज़ें हुई, लास्ट में इसमें एक चीज़ें और कही गई। क्या? इस अधिनियम के तहत राज्यों के चुनाव होंगे। इसीलिए 1937 में चुनाव हुआ। अधिनियम के तहत राज्यों में चुनाव होंगे, आप लोग चुनाव भागीदारी लेकर के बाकायदे विधायक सांसद बनिए, ये भी कह दिया गया। इस पर अपने देश के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया हुई, जरा इसको देख लेते हैं। नेताओं की प्रतिक्रिया देखते हैं, क्या नेताओं की प्रतिक्रिया हुई। नेहरू जी ने इसे एक ऐसी गाड़ी बताया जिसमें ब्रेक ही ब्रेक, इंजन है ही नहीं। ऐसा नेहरू जी कहते हैं।
एक ऐसी गाड़ी बताया जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन है ही नहीं। राजगोपालाचारी कहते हैं द्वैत शासन से भी बुरा, शासन से भी बुरा। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, घर फोड़े मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कहा सड़ी गली, गंदी चीज। उन्होंने कहा एक सड़ी गली गंदी चीज है। ये नेताओं की प्रतिक्रिया है। लेकिन 1935 के अधिनियम से भारत में चुनाव होना था। पंडित नेहरू में चुनाव में भाग लेने के लिए रजामंदी व्यक्त की। उन्होंने कहा यह एक मौका है हमें, यदि हम इस चुनाव में भाग लेकर के विधानसभाओं में और केंद्र में प्रवेश करते हैं तो हम अपनी जनता को राजनीतिक शिक्षा दे सकते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना था। और आखिरकार कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष स्वयं पंडित नेहरू थे, कांग्रेस ने बहुमत से इसे स्वीकार कर लिया कि हम लोगों को राज्य विधानसभाओं का चुनाव लड़ना चाहिए। और अंततः राज्य विधानसभा चुनाव हुए 1937 में और फिर सरकार भी बनी। देख लेते हैं वो कैसे। थोड़ा इस पर टिकाए रहिए, टिका करके फिर छोड़ दीजिए। आगे हम देखते हैं 1937 का प्रांतीय विधानसभा चुनाव। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि यद्यपि पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और अनेक कांग्रेसी नेताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम की आलोचना की, फिर भी वे 1935 का जो लास्ट अधिनियम था कि 1935 के अधिनियम द्वारा विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, इसको उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। कहाँ स्वीकार कर लिया? अभी हमने बताया 1936 के फैजपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता स्वयं पंडित नेहरू कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला पूर्ण बहुमत से स्वीकार कर लिया। ये ना प्रांतीय विधानसभा चुनाव, तो इतना जान ले 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुआ। यही ना? राज्य में हाँ, कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यही ना? विधानसभा चुनाव में भाग लेना स्वीकार कर लिया। भाग लेने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ओके। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं थे, विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार कर लिया। ठीक। और परिणाम क्या हुआ? उस समय अंग्रेजों के भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे। शेष प्रांत भारतीय राजाओं, प्रिंसली स्टेट, यानी भारतीय राजाओं, देसी रियासतों के अधीन थे।
और वे देशी रियासतें किसके अधीन थी? अंग्रेजों के। लेकिन 11 ब्रिटिश प्रांत डायरेक्ट अंग्रेजों के अधिकार में थे और इन्हीं 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुआ था। तो परिणाम ये कि आप लिख सकते हैं 11 ब्रिटिश प्रांतों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों, कौन? मद्रास संयुक्त प्रांत यानी यूपी, मद्रास संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा तथा मध्य प्रांत। मद्रास संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत माने एमपी, यही ना, में पूर्ण बहुमत हासिल किया। ओके, पूर्ण बहुमत हासिल किया और असम, बम्बई, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यहाँ तक क्लियर? असम, बम्बई, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इन तीनों प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अंततः 5 प्रांतों और बम्बई, इन 6 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। ओके, इसमें आप लिख सकते हैं अंततः ऊपर के 5 प्रांत तथा बम्बई को लेकर 6 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुआ, या कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठित किया, यानी सरकार बनाई, यही ना, 6 प्रांतों में। और प्रांत है कुल 11, यही तो, कुल 11 प्रांत। तो कहाँ कहाँ सरकारें नहीं आई? कहीं कहीं सरकारें नहीं आई। जैसे बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बल्कि कांग्रेस में बंगाल में फजलुल हक रहमान की कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। एक प्रांत गया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, पंजाब में बल्कि यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर के सरकार बनाई। यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। तो हो गए 3, 8, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 2 प्रांत बचे। 2 प्रांतों में सरकार का मामला गड्ढा मड्ढा बना रहा। आखिरकार बाद में उसमें भी कांग्रेस ने सरकार बना लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और मुस्लिम लीग उधर बलूच उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत लिए हुए सरकार बनाने में सफल रही। 1 प्रांत पाई। पंजाब में वो सरकार बना नहीं पाई, बल्कि यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बंगाल में फजलुल हक रहमान की कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये तो क्लियर, यानी पहले ही चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और 6 प्रांतों में सरकार बनाने में भी सफलता पाई। बाद में 2 और भी उसकी सरकारें बनी। बची खुची 3 प्रांत की सरकारें, इसमें 1 मुस्लिम लीग पाई और 2 मिलीजुली सरकार बनाई, 3। अब तो क्लियर? 8 प्रांत में उसकी सरकार, 3 प्रांत में ऐसे। तो 6 प्रांत में शुरुआत में सरकार बन गई, 5 +
बम्बई 1-6। ओके। जो हमें आगे बताना था हम आपको बता भी चुके थे, वो यहाँ भी लिख दिया जाएगा। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक रहमान और मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। लीग को केवल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सरकार बनाने का मौका मिला था। यही तो 6-3-9 ये हो गए, बचे 2 में बाद में कांग्रेस ने ही मिली जुली सरकार के माध्यम से मंत्रिमंडल गठित कर लिया। तो इस तरह से ये कांग्रेस की सरकारें बनी, उन लोगों की भी सरकारें बनी। कांग्रेस ने अपनी सरकारों के सुपरविजन के लिए, देख रेख के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, एक संसदीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों के कार्यों पर नियंत्रण हेतु एक संसदीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। संसदीय नियंत्रण बोर्ड गठित किया। इसमें सदस्य थे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ये लोग, इतने लोग इसमें सदस्य थे। वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये कांग्रेस के संसदीय नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब बस इसमें इतना ही जान लें कि कांग्रेस मंत्रिमंडल 28 माह तक ही शासन कर पाई। कितने? 28 माह। क्योंकि 3 नवंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गए और द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सलाह मशविरा के ब्रिटिश सरकार या भारत में गवर्नर जनरल ये घोषणा की कि युद्ध में भारत हमारे साथ है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कहना था कि जब हमारे सलाह की आपको कोई जरूरत नहीं तो हम आखिर सरकार में क्यों रहे। ऐसा कहते हुए कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र दे देने के बाद ये त्यागपत्र आया था 28 महीने बाद। इस पर प्रतिक्रियाएं जो हुई, वो प्रतिक्रिया जिन्ना के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मिलकर के मुक्ति दिवस मनाया, यानी वो लोग इस पर खुश हुए। तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो त्यागपत्र हुआ, इसमें आप जान लें कि 28 माह बाद कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। क्योंकि बिना उनकी सलाह के गवर्नर ने भारत को युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल बताया। ओके, बिना उनकी सलाह के जब उनको शामिल बताया गया तो इस पर आखिरकार लोग नाराज हो गए। और नाराज हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि जब हमारे सलाह मशवरे का कोई आवश्यकता नहीं तो गवर्नर जनरल महोदय हम आखिर बने क्यों हैं, हमारे सलाह और हमारे औचित्य का कोई मतलब तो है नहीं। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद जिन्ना और अंबेडकर ने इससे खुश होकर मुक्ति दिवस मनाया।
ओके, आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास। ठीक, अब तो अंधेरा हो गया है, कभी कभी जब शाम होती है ना तो अच्छा। चलो।